टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय के टॉपिक को कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा लिखी गई जो बुक्स है उनके बुक्स और उनकी जो पॉलिटिकल आइडियाज़ को भी हम कवर करेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम मानवेंद्र नाथ रॉय के जीवन परिचय को समझ ले। लाइफ स्केच। मानवेंद्र नाथ राय का जन्म 6 फरवरी कब हुआ था? 6 फरवरी को 1886 में हुआ था। बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। एम.एन. रॉय अपने प्रारंभिक चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे। इन्हें हावड़ा षड्यंत्र केस में एवं कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार भी किया गया था। मानवेंद्र नाथ रॉय बॉर्न नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, बेटर नोन एज एम.एन. रॉय, जिन्हें हम एम.एन. रॉय के रूप में जानते हैं। ही वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी फिलोसफर, रेडिकल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट। रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। तो ये इनके कुछ आइडियाज़ हैं कि उन्होंने नव मानववाद, न्यू ह्यूमैनिज्म का थॉट रखा। ये आप लोग इसको नोट कर सकते हो कि कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी। मानवेंद्र नाथ राय की नेशनैलिटी इंडियन इनके बारे में है। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और इसके साथ साथ मूवमेंट्स जिससे ये जुड़े हुए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, हिंदू जर्मन कॉन्स्पायरेसी से भी ये इनके कुछ मूवमेंट जो थे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आधुनिक भारत में दर्शन और राजनीति के विद्वानों में एम.एन. रॉय का महत्वपूर्ण स्थान है। एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा प्रतिपादित नव मानववाद, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू ह्यूमैनिज्म की बात इन्होंने की। जीवन में मूल्यों को प्रमुख स्थान देने का उपदेश देता है। रॉय में भौतिकवाद की नई व्याख्या और इसे नैतिक पुट प्रदान किया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का जयघोष करके एम.एन. रॉय ने व्यक्ति की गौरव और सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्य किया। एम.एन. रॉय के विचारों को पढ़ने से पूर्व हम इनके द्वारा लिखित कुछ बुक्स जो इनकी जो कृतियां हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। इंडियन ट्रांजिशन जो कि इन्होंने 1922 में लिखी थी। न्यू ह्यूमैनिज्म इनकी एक न्यू ह्यूमैनिज्म जिसका टाइटल अ मैनिफेस्टो था। न्यू ह्यूमैनिज्म अ मैनिफेस्टो 1953 में इन्होंने लिखी थी। इंडियाज़ प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन भी इनके द्वारा लिखित एक रचना है। व्हाट डू वी वांट, लेबर पार्टी, ये सब इनकी कुछ रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वर्क्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। मटेरियलिज्म एन आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट 1940, न्यू ह्यूमैनिज्म अ मैनिफेस्टो 1947, साइंस एंड फिलॉसफी, पीपल्स प्लान, on the Congress Constitution, national government or people's government, rise, romanticism and revolution, ये इनकी कुछ कृतियाँ थी। इसके साथ साथ इन्होंने साइंटिफिक पॉलिटिक्स बुक और जिसका ईयर था 1940, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945 भी इन्होंने लिखी थी। तो ये हम इनकी कुछ रचनाएं, एम.एन. रॉय सुप्रीम पब्लिकेशन आर.एस. एंड अंडर, ये कुछ इनकी कृतियाँ थी जिसमें इनके विचारों को हम देख सकते हैं। एम.एन. रॉय के वैचारिक जीवन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। जीवन के प्रथम चरण में वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, यानी कि अगर हम इनके वैचारिक जीवन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला था क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, दूसरा था कट्टर मार्क्सवादी, यानी कि जब ये मार्क्सिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और जीवन के तृतीय चरण में वे मार्क्सवाद का त्याग करके वे नव मानववादी यानी कि न्यू ह्यूमैनिज्म के थॉट को वो
कैसे सपोर्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहले चरण में वो क्रांतिकारी थे, दूसरे चरण में मार्क्सिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, और लास्ट थर्ड फेज़ में ये नव मानववादी, यानी कि यहाँ पे हम इनके न्यू ह्यूमैनिज्म के थॉट को देखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इनके फर्स्ट फेज़ यानी कि प्रथम चरण के बारे में हम बात करेंगे कि रॉय अपने चिंतन के प्रारंभिक काल में एक रोमांटिक क्रांतिकारी रहे। देश का नवयुवक उदारवादी की नीति और पद्धति से असंतुष्ट था, उग्रवाद हिलोरे ले रहा था और बंगाल तथा महाराष्ट्र में आतंकवाद पनप रहा था। तो राय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भी प्रभावित थे। राय का मत था कि क्रांति और आतंकवाद के माध्यम से सत्ता को उखाड़ फेंका जा सकता है, अतः भारत की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने हिंसात्मक साधनों को अपनाने का समर्थन किया। तत्कालीन आतंकवाद की राय के इन विचारों से, मतलब कि जो आतंकवादी इस तरीके से जो उग्र विचार थे, उन विचारों से प्रभावित हुए। केवल मतलब कि जो युवा वर्ग थे तक ही सीमित नहीं था, क्या केवल युवा वर्ग तक ही सीमित था। तो इस समय क्या थे, इनके विचार क्रांतिकारी थे। इसके बाद जीवन के दूसरे चरण में वे मार्क्सवादी हो जाते हैं। इस चरण में इन्होंने एम.एन. रॉय ने, यहाँ पर आप लोग देखिए, मार्क्सवादी जब होते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना लिखी। कब लिखी थी? 1973 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तथा उन्होंने द फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस 1932-36 नामक पांडुलिपि भी लिखी। एम.एन. रॉय के अनुसार भारतीय बुजुर्गों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ साठगांठ स्थापित कर ली है, इसलिए भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध केवल सर्वहारा की क्रांति ही विकल्प है। इसी बीच इन्होंने अपनी दूसरी बुक लिखी, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1920 में कहा कि भारत में सर्वहारा किसानों को सम्मिलित करके क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन की जाएगी। एम.एन. रॉय ने भारतीय इतिहास का वर्गीय विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत में सामंतवादी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विनाश हो रहा है। इन्होंने 1922 में, आप इन सभी रचनाओं को नोट कीजिए और अपने आंसर में इसको मेंशन कीजिए कि इन्होंने 1922 में इंडिया इन ट्रांजिशन बुक में भारतीय समाज एवं इतिहास का वर्गीय विश्लेषण भी प्रस्तुत किया था। भारत में जिस तरह पूंजीवाद का विकास हो रहा था, एम.एन. रॉय ने इन सब से विरुद्ध ये मार्क्सवादी विचारों को ये उस समय सपोर्ट कर रहे थे। एम.एन. रॉय जीवन के प्रारंभिक काल में एक महान क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर जाकर मार्क्सिज्म की ओर आकृष्ट हुए। इन्होंने सोशलिस्ट इंटरनेशनल के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने मार्क्सवादी होने का परिचय दिया और भारत में साम्यवादी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त किया। रॉय ने देखा कि भारत में वर्ग संघर्ष अपने व्यापक स्वरूप में विद्यमान है, यानी कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास स्ट्रगल जो है वो अपने व्यापक स्वरूप में विद्यमान है, और भारतीय दरिद्रता ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा देशी सामंतवाद के शोषण का परिणाम है। इसके साथ साथ इस दरिद्रता को उन्मूलन तभी संभव, यानी कि तभी हट सकेगी जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सामंतवादी प्रथा का जड़ से उन्मूलन कर दिया जाए। परंतु राय का यह जो स्वरूप था वह चिरस्थायी नहीं रह सका और मानवतावादी विचारक के रूप में अपनी पहचान बनाई। यानी कि यहाँ तक तो वे मार्क्सवादी थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के तीसरे चरण में, यानी कि यहाँ से इनके विचारों में परिवर्तन होता है, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था रॉय ने। लेकिन फिर बाद में जब ये इनके विचारों में परिवर्तन होता है तो 1918 में उन्होंने समाजवाद का अध्ययन किया तथा अपना नाम मानवेंद्र नाथ राय, यानी कि पहले इनका नाम मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, उसको बदलकर इन्होंने 1916 में सैन फ्रांसिस्को में नाम बदल लिया और उसके बाद इन्होंने स्वयं को समाजवादी घोषित कर दिया था। इन्होंने कांग्रेस के प्रति एक अपना दृष्टिकोण रखा और उन्होंने कांग्रेस को एक बुजुर्गा संगठन माना। उन्होंने भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करने से भी इनकार कर दिया। एम.एन. रॉय जो थे उन्हें 1930 में, यानी कि 1930 में कानपुर षड्यंत्र के तहत उन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई और जेल में उन्होंने कई
महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं भी लिखी। जेल से निकलने के बाद उन्होंने समाजवाद को पूर्णतः त्याग दिया और क्रांतिकारी मानववादी बन गए। इसके पहले 1929 में कुछ समाजवादी सिद्धांतों के विरोध के कारण उन्हें 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कॉमिंटर्न से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। इसी के बाद से वे जब 1930 में उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई, उसके बाद वे रेडिकल ह्यूमनिज्म यानी कि क्रांतिकारी मानववादी बन गए थे। कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण में उन्होंने कांग्रेस को एक बुजुर्ग संगठन माना। उन्होंने भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करने से इनकार भी कर दिया था। कांग्रेस से सहयोग के मुद्दे पर उनमें और लेनिन में उनमें क्या था, उनका अलग अलग विचार थे। लेनिन के अलग विचार थे। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में बुजुर्गा वर्ग यानी कि कांग्रेस को साथ लिया जा सकता है। एमएन रॉय एवं लेनिन के मध्य क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन के आइडिया में भी मतभेद था। एमएन रॉय ने 1925 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की। उन्होंने मैक्सिको में भी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। ये मैंने आपको भी अभी बताया था। भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को लेकर लेनिन व एमएन रॉय में मतभेद थे। एमएन रॉय ने अपने जीवन के तीसरे चरण में इनके विचार नव मानववादी हो गए, यानी कि यहाँ से इन्होंने अपने न्यू ह्यूमनिज्म के थॉट को प्रस्तुत किया। इसके पहले इनके कुछ गांधीवादी संबंधी भी विचार हैं, इसको हम समझ लेते हैं। रॉय ने गांधीवाद को अपने दृष्टिकोण से देखा और उसकी कटु आलोचना की, यानी कि गांधीवाद के संबंध में इनके विचार जो थे वो अलग थे। गांधीवाद की रचनात्मक शक्ति में अविश्वास प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें एक ऐसे कार्यक्रम का अभाव है जो जनसाधारण को अपनी ओर आकर्षित कर सके। रॉय ने यहाँ तक कहा कि गांधीवाद पूंजीपतियों, श्रमिकों, किसानों, जमींदारों, विभिन्न वर्गों को एक सामान्य मंच पर लाने की असफल चेष्टा करने वाला दर्शन है। तो इस प्रकार हम इनके कुछ गांधीवादी संबंधी गांधीवाद के प्रति विचारों को हम देख सकते हैं। फिर नव मानववाद, यानी कि जहाँ से इन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म बुक में इन्होंने अपनी इस विचार को रखा, न्यू ह्यूमनिज्म। रॉय ने 1947 में नवीन मानवतावाद एक बुक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने एक नवीन समाज की रचना की, विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की। रॉय ने अपने मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म को मौलिक तथा नवीन इसलिए कहा क्योंकि वे सिद्ध करना चाहते थे कि उनका मानवतावाद पूर्व के समकालीन सभी विचारकों द्वारा प्रतिपादित मानववाद से कहीं अधिक अलग है। रॉय ने यह माना कि मानवतावाद मानव जाति के इतिहास में एक प्राचीन और सम्मानीय परंपरा रही है। प्रारंभ में भी लोग मानवतावादी हुए थे, जहाँ पूर्व के मानवतावादी मनुष्यों किसी अति मानवीय, अति प्राकृतिक सत्ता के अधीन करने की इच्छा की नहीं रख पाता। आधुनिक मानवतावादी अपने दर्शन में यहाँ पर इन्होंने अपने एमएन रॉय ने कुछ मानववाद संबंधी विचारों को दिया है। एमएन रॉय, आप लोग इसको समझिए कि एमएन रॉय जो थे उन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म में निम्नलिखित विचार धाराओं का खंडन किया था। गांधीवाद के प्रति उन्होंने आलोचना व्यक्त की थी और इसके साथ साथ इन्होंने गांधीवाद के संबंध में इन्होंने आलोचना व्यक्त की थी और फांसीवाद एवं नाजीवाद का भी इन्होंने विरोध किया था। एमएन रॉय ने गांधीवाद और फांसीवाद एवं नाजीवाद का विरोध किया। इन्होंने संसदीय लोकतांत्रिक मान्यताओं का खंडन किया और संसदीय लोकतंत्र को विनम्र अधिनायकवाद कहा। साम्यवादी विचारधारा को भी इन्होंने अस्वीकृत कर दिया, जिससे वे पहले समर्थक थे, और एक वर्गीय विश्लेषण को भी उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। भारतीय दार्शनिक परंपरा की आलोचना की तथा वेदांत दर्शन को रूढ़िवादी कहा। इन्होंने साम्यवाद का खंडन किया। एमएन रॉय का विश्वास है कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। एमएन रॉय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। एमएन रॉय के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के अभाव में कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता है।
तो इस प्रकार हम इनके नव मानववादी संबंधी विचारों को समझ सकते हैं। संक्षेप में राय का जो नव मानवतावाद का दृष्टिकोण है वो विश्व राज्य की भावना पर आधारित है। वे राज्य को मानव संगठन की अंतिम अवस्था नहीं मानते। वे राष्ट्रवाद के स्थान पर विश्व बंधुत्व के पोषक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको समझ लीजिए। यहाँ पर राष्ट्रवाद के स्थान पर विश्व बंधुत्व के ये बात रखते थे। लोकतंत्र के संबंध में भी इनके विचार हैं। राय का विचार था कि संसदीय लोकतंत्र के व्यवहारिक रूप में अनेक दोष हैं। उनके अनुसार वर्तमान लोकतंत्र पूंजीवादी लोकतंत्र है और साम्यवादी लोकतंत्र की तरह उसमें भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास होता है। तो ये सारे विचार कुछ एम एन रॉय के संबंध में थे। एम एन रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। एम एन रॉय ने रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन नामक रचना लिखी। तो 1940 और 1952 में जो इनकी बुक्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो इन्होंने स्थापना की वो 1940 में, और उसके साथ साथ न्यू ह्यूमैनिज्म की जो इन्होंने बुक लिखी, मटेरियलिज्म जो बुक है, और इंडियन ट्रांजिशन, इंडियाज़ प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। तो जब एम एन रॉय ने ये सारी बुक्स में अपने अपने विचार दिए, जैसे कि न्यू ह्यूमैनिज्म जो बुक थी उसमें इन्होंने नव मानववादी संबंधी अपने विचार दिए, जिसके दो आधार थे, स्वतंत्रता और नैतिकता, लिबर्टी और मॉरलिटी। तो ये हम इनके कुछ विचार देख सकते हैं। एम एन रॉय ने नव मानववाद में व्यक्ति को केंद्र बनाया। किसको? व्यक्ति को केंद्र बनाया। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं नैतिकता को इन्होंने, यानी कि लिबर्टी और मॉरलिटी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण माना। एम एन रॉय के अनुसार उदारवाद में दल ने स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। मार्क्सवाद ने स्वतंत्रता का दमन वर्ग के आधार पर किया। अतः स्वतंत्रता ना मार्क्सवाद में मिलेगी ना ही उदारवाद में, यानी कि लिबरलिज्म में, और ना ही मार्क्सिज्म में स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता नव मानव यानी कि न्यू ह्यूमैनिज्म में स्वतंत्रता, लिबर्टी मिलेगी। तो इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपना बल दिया। नव मानववाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु मानव है, यानी कि मनुष्य ही सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु है। एम एन रॉय के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि मनुष्य जो है वही सभी वस्तुओं का मापदंड है। तो इस तरह हम एम एन रॉय के कुछ नव मानववाद संबंधी विचारों को देख रहे हैं। एम एन रॉय नव मानववाद में समाज के आर्थिक पुनर्गठन तथा शिक्षा पर बल दिया। वैज्ञानिक ज्ञान पर भी अत्यधिक बल दिया। मानव को नैतिक माना। क्रांति शिक्षा एवं सहमति के द्वारा होगी। तो ये कुछ एम एन रॉय के विचार थे, इसको आप लोग लिख सकते हो अपने कॉपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। Please do like, share and subscribe to see more videos। ये एम एन रॉय का टॉपिक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो नव मानववाद से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन कि एम एन रॉय के राजनीतिक विचारों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए एम एन रॉय की नवीन मानवतावाद का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द न्यू ह्यूमैनिज्म ऑफ एम एन रॉय। थैंक यू।